अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इनमें से किसी भी एलिमेंट की, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ वेनेडियम की, ठीक है, तो वेनेडियम जो है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। और कौन सा डी है, मेन चीज़ ये होती है, देखो आपको दिख रहा है कि जी ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, ये तो 4 के अंदर आ गया। लेकिन जो आपका डी होता है बच्चों, याद रखना डी हमेशा n-1 होता है। n-1 का क्या मतलब हो गया, जो भी आपका n चल रहा है, जो भी आपका पीरियड चल रहा है उससे एक कम। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है मेरा 3D, इसके नीचे वाला मेरा है 4D और ये है मेरा 5D। ठीक है भाई, तो ये चीज़ याद रखना, अगर हम D की बात करते हैं तो D हमेशा हमेशा n-1 वाला आता है, D करेक्ट। चलो जी, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहला वाला जो आपका 3D वाली लाइन है, आप इसको पॉसिबली इसको याद कर लो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हर हाल में याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर याद नहीं है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख पाओगे। और जहां इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपने गड़बड़ कर दी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला चैप्टर भी खराब हो गया, उसके अलावा आप आगे पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन, वो भी गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है जी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी याद करना चाहो तो उसके लिए मैंने जो जैसे याद किया हुआ है भाई, मैंने याद किया हुआ है, यारी ज़रा निभाना। ठीक है जी, यारी निभा लेना, यारी ज़रा निभाना, मौत तक रुकावट, रह पड़े आग में कूद जाना। ठीक है जी, क्या हो गया जी, यारी ज़रा निभाना, मौत तक रुकावट, रह पड़े आग में कूद जाना। एक तो ये हो गया, इससे हम 4D याद कर सकते हैं जी। और 5D के लिए और बेहतर ट्रिक है, एक बार 5D देखते हैं जी। हमारा ये है हमारा, सबसे पहले स्टार्ट होता है लेंथनम से, तो ला हफ्ता, हफ्ता वसूली चल रही है भाई, ला हफ्ता, वरना रे उसामा, इराक से प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी ले आएगा। ठीक है, मतलब ये सिंपल ट्रिक है भाई याद करने के लिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट वन, द 3D वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखनी है जी, हर हाल में याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करता रहूँगा चैट बॉक्स। ओके, तो हमारा पहली बात तो ये हो गया। तो अब हम अपना एलिमेंट्स लिख लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, स्कैंडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है जी 21। ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया जी 21। ऐसे ही ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये इसका 26, इसका आ गया 27, ये आ गया 28, 29 और 30। ठीक है, 30। अब जब भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं बच्चों, याद रखना इनर, अंदर के जो हैं वो देखो 18 इलेक्ट्रॉन तो वहीं तक आ जाते हैं जहां आर्गन खत्म होता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, बताओ जी जल्दी जल्दी कैसे लिखते थे हम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। भाई 18 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक आ गए।
18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए। अब देखो 18वें नंबर पे हमारा होता है आर्गन, ये आएगा आर्गन। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा लिख सकते हैं कि 18 तक तो मेरा आर्गन आ गया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो। अब क्या बचा, 18 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन और बचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, पहले इलेक्ट्रॉन काय में भरेंगे। देखो 3p6 है, 3p6 है, जरा मुझे बताओ कि 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन काय में भरा जाएगा। ओके ग्रेट, बढ़िया। ठीक है, तो हमारे बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आ गया सबसे पहले 4s2। 4s2 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे जी, 18 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो मेरा हो गया 3d1। देखो जी 3d1। टाइटेनियम की बात कर लेते हैं जी। टाइटेनियम का भी सेम रहेगा, आर्गन हो गया मेरा, उसके बाद 4s2 3d2। नेक्स्ट आते हैं जी वेनेडियम में, आर्गन हो गया मेरा, उसके बाद आ गया 4s2 एंड 3d3। ज़रा गौर से देखो जी क्रोमियम को, गौर से देखिए इस एलिमेंट को, ये एलिमेंट आपको घुमा सकता है। कैसे, आर्गन के बाद 4s2 और 3d4, कोई बात नहीं, नॉर्मल बच्चे जैसे लिखते हैं हमने लिख दिया। लेकिन गड़बड़ी बच्चे क्या करते हैं, जरा एक बार देखो, एक बार गौर से देखो। मैं अगर 4s2 की बात करूं और 3d की बात करूं जी, 3d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, जरा जल्दी जल्दी बताओ, 3d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। अरे भाई एक्सेप्शन तो है, एक्सेप्शन ये देखेंगे क्यों है, ठीक है, एक्सेप्शन हम ये देखेंगे क्यों है। बहुत बढ़िया बात, मैं ये आपका क्या नाम है, क्रोमियम और कॉपर जो है वो एक्सेप्शन है, बहुत बढ़िया, लेकिन हम ये देखेंगे क्यों है। ज़रा बताओ ज़रा, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल आते हैं। लो जी, इसको करके देखो, जल्दी जल्दी बताओ जी आंसर। ऑर्बिटल पूछे हैं बच्चों, ऑर्बिटल कितने होते हैं बताओ जी। ओके ओके, अच्छा जी, तो 90% बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 5 ऑर्बिटल होंगे, और 3 बच्चे ऐसा मतलब बाकी लोग ये कह रहे हैं, 10% कह रहे हैं कि सर 3 होंगे। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं जी, एक बार अच्छे से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 4s देखो, s p और d याद रखना ऑड नंबर में होता है जी। पहला ऑड नंबर है जी 1, p के बाद आ गया जी 3, और d के अंदर 5, ठीक है। तो d के अंदर याद रखना बच्चों 5 होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरो एक बार, एक बार इसके हिसाब से भरना, जो मैंने लिखा है इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरना। देखो 4s2 तो ऐसा आ गया, ठीक है। 3d के अंदर भरते हैं जी, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन जब हमने भर दिए तो हमें ये दिख रहा है, एक बात याद रखो कि हमेशा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स मोस्ट स्टेबल माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ हाईली स्टेबल है
तो वो स्टेबल होने के लिए कुछ करने को तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 4 हैं, अगर मैं इसके अंदर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और ला दूं तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा? बताओ ज़रा बच्चों, अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से ला दूं तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन मैं लाऊंगा कहाँ से? तो याद रखो ऐसे केसेस में 4s वाला जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचा देता है। ये केसेस सिर्फ 2 हो सकते हैं, या तो हमारा 3d4 हो या तो 4 हो क्योंकि वो 5 हो जाएगा बाद में, या फिर 3d9 हो ताकि एक और आगे ट्रांसफर होकर 10 हो जाएगा। अरे यह बात समझ में आई? या तो 3d4 हो सकता है या 3d9 हो सकता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जो लिखते हैं, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जो लिखते हैं वो ये नहीं होता जी। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने की वजह से 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? अरे 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए जी? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये है जी, इसको एक्सेप्शन भी बोलते हैं लोग, लेकिन अगर ये मालूम है कि सर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो इसको एक्सेप्शन बोलने की ज़रूरत ही नहीं सर जी, कंसेप्ट है। ठीक है, अरे ये बात समझ में आई सबके? क्या यहां तक किसी को डाउट है भाई? ऑल इज गोइंग गुड, चलो ठीक है, ओके ठीक है। तो हमने क्रोमियम का भी लिख दिया, क्रोमियम का हमने लिख दिया जी 4s1 और 3d5। मैंगनीज की अगर मैं बात करूं तो आर्गन 4s2 और 3d5। देखो अच्छे से और गौर से, इसके अंदर 3d5 है, इसके अंदर भी 3d5 है, मतलब 3d5 होने की वजह से इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है सिमिलर मिल जाए। अभी कुछ नहीं कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा हमें मिल जाए, बाद की बातें देखेंगे। ठीक है, आयरन की बात कर लो जी। आयरन की जब भी बात करेंगे तो 4s2 3d6। कोबाल्ट की बात करते हैं जी 4s2 3d7। अरे सही लिख रहा हूं भाई। आगे बात करते हैं जी 4s2 3d8। आगे बात करते हैं जी 4s2 3d9। अरे क्या सही लिखा है मैंने? अरे क्या ये 9 हो सकता है? क्या ये 3d9 आ जाएगा? हाँ, 3d9 नहीं आएगा। वेरी गुड, 3d9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जी? हमें मालूम है हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल होने चाहिए। अगर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है हाफ फिल या फुल फिल होने के लिए, यानी कि इसके अंदर या तो 4 आ रहे हैं या फिर इसके अंदर कितने आ रहे हैं? या तो 4 आ रहे हैं या फिर 9 आ रहे हैं डी के अंदर। यानी कि अगर ऐसा केस हो रहा है या फिर ऐसा केस हो रहा है, देखो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है हाफ फिल्ड होने के लिए, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है फुल फिल्ड होने में, तो क्या करेगा? अपने पिछले वाले 4s से इलेक्ट्रॉन को मांग लेगा जी, ले लेगा। तो ये मेरा हो जाएगा जी 4s1 और 3d10। ओके, 4s1 3d10। ठीक है, अच्छा जी। ओके, अब जिंक की बात कर लेते हैं जी। जिंक है हमारा 4s2 3d10। बात बढ़िया है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबके समझ में आए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबके समझ में आए? ओके ग्रेट, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर दें, ठीक है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखो 2 चीज़ें मेन हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, जहाँ भी आप बात करोगे वहाँ 2 चीज़ें मेन हैं कि जी उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, पहला हमारा क्रोमियम का और दूसरा कॉपर का। उसमें गड़बड़ी मिलेगी। क्या गड़बड़ी मिलेगी? सिंपल सी बात है, ये हाफ फिल फुल फिल्ड होने चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो पीछे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं।
अब जरा बच्चों एक बात बताओ, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया मेरा, देखो याद रखना ध्यान से, NS1 to 2, एक भी हो सकता है जी, दो भी हो सकता है। हमने ऊपर देख लिया कि सर दो भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। NS1 to 2 तो हो गया, इसके बाद आएगा मेरा N-1, 1 से लेकर 10 तक, एक मिनट, 1 से लेकर 9 तक आएगा जी। ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो गई। अब सर आप 1 से लेकर 9 तक कह रहे हैं, लेकिन आपने वो क्यों नहीं लिखा, क्या बोलते हैं, 10 क्यों नहीं लिखा जी? क्योंकि सर जिंक में 10 आ रहे हैं। कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आया कि सर आपको 1 to 10 लिखना चाहिए था? ठीक है, देखो बच्चों याद रखो, एक हमारा कई बार सवाल भी आ चुका है और ये एक कंसेप्ट भी है कि देखो जिंक वाली फैमिली जो है, पीरियोडिक टेबल लेकर आते हैं हम, पीरियोडिक टेबल में वापस आते हैं, जो जिंक वाली फैमिली है यही मिल जाएगी हमें। ये जिंक वाली फैमिली के अंदर, ये मेरी जिंक वाली फैमिली, जिंक, कैडमियम और मरकरी, दे आर नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मेटल्स इनको हम नहीं कहते, ठीक है? अरे हाँ या ना? कहाँ है? हाँ ये है, ठीक है, हाँ ठीक है, ग्रेट। चलो वाई सवाल आ गया तो समझ लो आधा सवाल खत्म हो गया। याद रखना बच्चों, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को पूरे तरह से समझ गए, समझ लो आपकी प्रॉब्लम 70% सॉल्व हो गई। ठीक है, आओ जी, प्रॉब्लम हमारी ये आ रही है कि इनको जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलते। सर क्यों नहीं बोलते? ये भी तो डी में ही आते हैं। अरे हाँ या ना? अरे ये भी तो डी में ही आते हैं। हाँ ग्रेट। अब बात असल में ये है कि असल में ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, तो ये आप लिख सकते हो और लिख लो कि ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर डिफाइंड एज, they are defined as the elements, कौन से एलिमेंट्स जी? जिसके एटम ग्राउंड स्टेट में और आयनिक स्टेट में, whose atoms in ground state और आयनिक फॉर्म ठीक है। अच्छा, आयनिक फॉर्म कौन सी? जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ब्रैकेट में लिख लेना, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी हमारी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, हैज इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड डी सबशेल। ठीक है जी, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए। अब ज़रा देखो और बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक के एटॉमिक फॉर्म में क्या आ रहा था जी? जिंक की एटॉमिक फॉर्म में क्या आ रहा था? आओ जी देखो भाई, NS2 4s2 और 3d10, बात खत्म हो गई। लेकिन सर आपने ऐसी बात कही तो कॉपर में भी तो 10 आ रहे हैं, कॉपर में भी तो 10 आ रहे हैं। मैंने कहा एटम भी हैं और आयन भी हैं,
तो इन एटम्स के जो आयंस आएंगे, मोस्ट स्टेबल आयन, कॉपर के 2 आयंस होते हैं जी, कॉपर +1 और +2। तो कॉपर +2 का जब हम बात करेंगे, कॉपर +1 में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा और +2 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया जी, कॉपर +2 की अगर मैं बात करूं तो 4s0 और 3d9, किसकी बात हो रही है जी, कॉपर 2+ की। लेकिन अगर मैं जिंक 2+ की भी बात कर लूं तो ये 3d10 ही रहेगा, और जिंक जो है वो और 2+ में 2+ से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ठीक है, अरे यहां तक बात समझ में आई? वो डिफरेंट वैलेंसी कितनी भी शो करें, उसमें से कोई एक मोस्ट स्टेबल होगी ना, उसमें से कोई एक वैलेंसी मोस्ट स्टेबल होगी। ठीक है, ओके। तो अच्छा, अगर ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, अगर ये ट्रांजिशन मेटल्स हमारे ये जो हैं, ये रीज़न आ गया हमारा ट्रांजिशन मेटल, इसके हिसाब से जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, लेकिन फिर भी रखते हैं, रखे तो हैं। देखो जी, डी ब्लॉक के अंदर ही है, डी ब्लॉक के अंदर ही तो आ रहे हैं। क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हो रहा है जी? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, बट दे आर रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, बट दे आर रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स because they are quite similar to the other elements, to the other transition elements. They are quite similar to the other transition elements in some of their chemical properties, in some of their chemical properties such as complex formation. तो मेरा क्वेश्चन सुनो, जरा क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है, जिंक, कैडमियम और मरकरी नॉर्मली ट्रांजिशन मेटल्स में नहीं रिगार्ड किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? सिंपल सी बात है जी, ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जिसका आयन या एटम उसके अंदर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आए। ठीक है, ये तो मेन रीजन हो गया। लेकिन फिर भी इनको ट्रांजिशन मेटल्स में लाया जाता है क्योंकि, क्या रीजन है भाई, जरा लिखो जल्दी से, क्या रीजन है जी? जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन मेटल्स में रिगार्ड नहीं किया जाता। ठीक है, दे आर नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, क्यों नहीं किया जाता? सिंपल सी बात है जी, क्योंकि वो उसके एटम और या उसके आयन, देखो जी याद रखना, जिंक या तो जिंक अपनी एटॉमिक फॉर्म में होता है या जिंक 2+ फॉर्म में होता है। ठीक है, जिंक का +1 नहीं होता, जिंक हमेशा 2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर जिंक की बात करूं और जिंक 2+ की बात करूं तो दोनों के अंदर 3d10 आ रहा है, और 3d10 आने वाले का मतलब यह है वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है क्योंकि, हाँ क्यों नहीं है जी, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स कहते ही उन्हें जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिंक की हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था जी, 4s2 और 3d10। अच्छा, जिंक 2+ की अगर मैं बात करूं या फिर किसी की भी बात करूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, टैक्टियम, मॉलिब्रेडियम, किसी की भी अगर मैं बात करूं तो बच्चों याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे उसमें से कभी भी डायरेक्टली डी में इलेक्ट्रॉन मत निकालना। डायरेक्टली डी से इलेक्ट्रॉन कभी मत निकालना। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो निकलेगा 4s से। अगर 4s में इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा वहीं से ही वो पहले निकलेगा, डी से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब जरा एक चीज़ बताओ, हाँ खैर अभी तो बताना, अभी हाँ हम जिंक की बात कर रहे हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, लेकिन फिर भी इनको ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। उसका रीज़न क्या है जी? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो बाकी सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट से मिल रही है, और प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जी, कॉम्प्लेक्सेस बनाता है ये। अब वो कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं वो बाद की बात है, अगले चैप्टर की बात है, लेकिन मेन बात ये है कि ये रिगार्ड नहीं किया जाता, इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते, लेकिन फिर भी रखना पड़ रहा है। क्यों रखना पड़ रहा है जी? क्योंकि इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से। अरे बात समझ में आई अब ठीक से?
इज इट क्लियर नाउ? ओके ओके ग्रेट, ठीक है जी। हाँ हाँ, तो एक बात, हाँ मैं जो कहने वाला था वो ये कह रहा था जी, मैंने फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आयरन की, आयरन एटॉमिक नंबर 26 अभी बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊँगा, ये आज वाली क्लास में बता रहा हूँ, अगले आगे की क्लासेस में नहीं बताऊँगा, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, याद करना पड़ेगा जी, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल बनाई ही इसीलिए गई थी कि उसे याद ना करना पड़े, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब इंडिया में हैं हम, कोई बात नहीं, अभी थोड़े से हम पीछे हैं, ठीक है, आगे का जब होगा जब देखा जाएगा, क्योंकि बाहर की कंट्रियों में अगर उनके एग्जाम्स होते हैं तो उनको पीरियोडिक टेबल स्पेशली दी जाती है, उनका एटॉमिक मास भी दिया जाता है और एटॉमिक नंबर भी बताया जाता है, सब कुछ, ठीक है। खैर अभी कोई बात नहीं, अभी हम इंडिया में, ओके। तो भाई हम आयरन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 26 की बात कर रहे हैं, और इसी के साथ में बात करूंगा आयरन 2+ की, और इसी के साथ में बात करूंगा आयरन 3+ की। भाई ये हमारा, अच्छा याद रखना, 3+ यानी कि बड़ी वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ज़्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़्यादा वैलेंसी जो होती है, उसके आखिर में हम लगाते हैं 1, और इसके आखिर में लगाते हैं अस। नाम हो गया जी इसका फेरस, इसका नाम हो गया फेरिक, फेरस और फेरिक, ठीक है जी। आपको ऐसे ले याद करना है ऐसे कर लो, और ऐसे नहीं करना चाह रहे, वैसे तो आमतौर पे कॉमन लैंग्वेज, कॉमन नेम में इसका नाम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है FeSO4, ठीक है, आपको सबको मालूम है SO4 2- होता है, तो Fe 2+ हो गया और SO4 2- हो गया, ठीक है। तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, आप या तो बोल सकते हो फेरस सल्फेट, अगर फेरस सल्फेट आप नहीं बोलना चाह रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जी, क्या है, कौन सा एलिमेंट है, आयरन है ना, तो आयरन, आयरन ब्रैकेट में लिखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में, सेकंड सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट, ठीक है। अगर आपको +3 सॉरी +3 का लिखना है तो आयरन +3 सल्फेट, वो अच्छा इसमें प्लस माइनस का सीन नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी दिखाए थे, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई सबको, ये बात सबको क्लियर हुई, ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? हाँ जी, ग्रेट भाई, सबके मैसेज आने चाहिए यहाँ पर, 3-4 के आएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ ओके ग्रेट, ठीक है। चलो जी, आयरन की बात यहाँ तक हमने करी, लेकिन हम बात तो कुछ और करने वाले थे, बात पलट गई असल में, बात हम ये करने वाले थे कि Fe2+, Fe3+ और Fe, ये 3 जो हैं इनका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहता हूँ सर, तो मैं क्या करूँ? देखो याद रखो, अगर मैं सिर्फ आयरन की बात करूंगा तो एटॉमिक नंबर 26 होता है, एटॉमिक नंबर 26 का मतलब है मेरा आर्गन आया, और आर्गन के बाद क्या आ गया जी, अरे बता दो जल्दी, क्या आ गया, 4s2 3d6, अरे हाँ या ना, अरे यस और नो, हाँ ओके, ठीक है, 4s2 3d6, चलो बढ़िया। अब 4s2 और 3d6 है, अब मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूं, बच्चों प्यार से जल्दी से बता दो, किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालूं, 4s के अंदर से निकालूं या 3d के अंदर से निकालूं, अरे बताओ जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूं? ग्रेट, बहुत बढ़िया, 4s के अंदर से निकलेंगे, जब भी ट्रांजिशन मेटल्स में जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो s के अंदर से इलेक्ट्रॉन पहले निकालना हमेशा, ठीक है। चलो अगर मैं +2 की बात करूंगा तो बता दो जी, सिंपल सी बात है सर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 4s0 3d6, बात ही खत्म। अगर मैं इसकी बात करूं, आर्गन 4s0, सर एस में खत्म हो गए, अब क्या करें बेटा, कोई बात नहीं, एस में खत्म हो गए, अब निकाल लो डी में से, अरे जब एस में है ही नहीं अब क्या करोगे, अब डी में से निकाल लो, कोई बात नहीं सर, हम डी में से निकाल लेते हैं, 6 थे, एक और निकाल लो जी, 5 हो गए। अरे यहां तक बात समझ में आई बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है सबको? आर्गन की कन्फिग्रेशन आएगी वहां पर, नहीं बेटा आर्गन की कन्फिग्रेशन नहीं आएगी, आर्गन की कन्फिग्रेशन तो जब आनी चाहिए थी ना, जब डी में भी 0 हो जाते, है ना,
तो इसलिए वो 3d5 रह जाएगा। अब ज़रा देखो अच्छे से और गौर से, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, हर चीज़ को देखो। देखो यहां पर ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक कैरेक्टर। अरे कौन सा कैरेक्टर जी? मैग्नेटिक कैरेक्टर। और मैग्नेटिक कैरेक्टर किस वजह से होता है याद रखना बच्चों, मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। अरे यहां तक बात क्लियर हुई? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, ज्यादा मैग्नेटिक होगा उतना। अब जरा देखो, मैं देखो अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं बराबर दिख रहे हैं, 3d6 है, ये भी 3d6 है, तो कोई भी एक बना लो, ठीक है, कोई भी एक बना लो। मैं 3d6 बनाऊंगा, ये मेरा d, भाई d के अंदर कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। और ये भी d बनाऊंगा नीचे वाला, इसके अंदर भी कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। चलो बढ़िया। अब ये 5 ऑर्बिटल जो हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सर भर दीजिए 6। 1 2 3 4 5। सर आप ऐसे क्यों भर रहे हो? अरे बच्चों ऐसे भरने का रूल किसने बताया था? अरे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने का रूल किसने बताया था बच्चों? ओके 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 ओके, जी बताइए अतीब, क्या पूछ रहे हैं? सर पॉली से एक्सक्लूजन। ओके ग्रेट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता रहा था जी कि क्या होता है जी, हम इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं। पक्का सोच लीजिए, पक्का क्या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने सही बताया है? प्यारे बच्चों, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कुछ और है, एक बार अच्छे से 11वीं क्लास में पढ़ना। हमारा जो है हुंड्स रूल, हुंड्स रूल कह रहा है जी पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद फिल करना, ठीक है। हुंड्स रूल देखो याद रखना, हुंड्स रूल पूरा नाम है इसका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है मैक्सिमम स्पिन। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, देखो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं सिंपल सी, मैं पी की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी एग्जाम्पल के तौर पे, पी की मैंने बात करी, इसके अंदर मैं 3 इलेक्ट्रॉन भरूंगा ऐसे, और इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरूंगा ऐसे। अब बच्चों आपको पता है ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है प्लस हाफ, और ये नीचे वाला माइनस हाफ, और ये ऊपर वाला प्लस हाफ। अरे बताओ इक्वल टू कितना आया? भाई प्लस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल, आया हमारा +1/2। इसमें है तीनों प्लस हाफ, यानी कि आ गया मेरा +3/2। बताओ बच्चों किसकी स्पिन ज़्यादा है? अरे इसकी ज़्यादा है ना। तो हुंड्स जो हमारा हुंड्स रूल है ना, वो यही कह रहा है सर, जिसकी स्पिन ज़्यादा होगी वो वाला उस तरीके से आप भरेंगे, यानी कि आप पहले सिंगल सिंगल भर लीजिए, उसके बाद पेयरिंग कीजिए, ठीक है। ये मतलब होता है जी हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। खैर वापस आते हैं, वापस आते हैं जी, हम टॉपिक से बड़ी जल्दी भटक जाते हैं। ये अच्छी बात भी है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। खैर कोई बात नहीं, अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा 15 मिनट भी चल जाएंगे। ओके ग्रेट। हाँ जी सर 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे, अभी तो आपने 5 भरे। ओहो, एक और इलेक्ट्रॉन और भर लो। अरे बच्चों एक बात बताओ, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है जी? हाँ वेरी गुड, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सर हमें, बहुत बढ़िया, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं 3d5 भरूंगा सर, ये तो 5 दिख रहा है, 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमने भर दिया। अब 5 भरने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बच्चों? 5। अब ज़रा सोचो और गौर से इस क्वेश्चन का आंसर करो, जो क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे रहा हूं।
ओके भाई, टाइम ओवर। तो हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बता रहा है FE2 प्लस 5% बच्चे कह रहे हैं, FE3 प्लस 84 बच्चे कह रहे हैं, 84% बच्चे कह रहे हैं, और FE कह रहे हैं 11% बच्चे। प्यारे बच्चों, क्या हो गया तुम्हें? 5 और 11 16% बच्चे कुछ और कह रहे हैं। 16% बच्चे अपना दिमाग अच्छे लेवल पर दौड़ा रहे हैं। बच्चों इतना दिमाग मत दौड़ाओ, जितना कहाँ जा रहा है उतना सुनो बस, कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया था बच्चों? मैग्नेटिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के। अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो, अब इसकी 3d6 है ना, इसमें भी 4 ही होंगे, तो इसका मतलब ये जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, और मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर उतना ज़्यादा तो सिंपल सी बात है, हमारा Fe3 प्लस जो है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बात ही ख़त्म। Fe3 प्लस विल बी मोर मैग्नेटिक देन अदर्स। अरे यहां तक क्लियर हुआ जी सबको? अरे सबको क्लियर हुआ भाई? जिन लोगों ने और अदर ऑप्शंस लगाए थे, Fe3 प्लस के अलावा ऑप्शंस लगाए थे, उन सबको क्लियर हो गया? ठीक है जी, हाँ ओके। 4 यस आए बस मेरे पास, सो रहे हैं बाकी सब? ओके ओके, चलो जी, ग्रेट, बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे जी इनकी, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला मेरा ऑप्शन आएगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ठीक है जी। तो ज़रा देखो, पहला पॉइंट बात करते हैं। जो पहला पॉइंट मेरा ये कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस इनका जो होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस होगा, देखो सिंपल सी बात है, इधर इस तरफ आता है एस, दूसरी तरफ है पी, और डी बीच में ही तो है, तो इसका मतलब ये है कि एस और पी के जो इंटरमीडिएट होंगे, ठीक है, यानी कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विल बी द इंटरमीडिएट ऑफ द एस एंड पी ऑर्बिटल्स। एस और पी के एलिमेंट्स जो हैं उनका इंटरमीडिएट होंगे, उनके बीच के होंगे। अरे यहां तक बात समझ में आई? ओके ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट बच्चों देखो गौर से, एक बार हम वैल्यूज़ लिख देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक। वैल्यूज़ भी लिख देते हैं जी यहाँ पर। स्कैंडियम की हो गई हमारी, वैल्यूज़ याद नहीं करनी है जी, सिर्फ मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम। रेडियाई है इनका, रेडियाई है किसमें? पिकोमीटर्स में। 144, 132। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात है ना, हम जानते हैं कि इसके अंदर हम ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। अरे जा रहे हैं या नहीं? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज क्या होता है? अरे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? अरे सब लोगों का आंसर आना चाहिए जी। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिक्रीज होता है सर, ठीक है। अब अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इसका मतलब ये है यहां भी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए। अरे यस और नो? अरे यहां भी एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। आओ जरा देखो कितना कितना डिक्रीज हो रहा है। एक जी 144 था, 132 हो गया, 132 के बाद 122। अरे छोटा हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। अब जरा देखो
117 117 117 117। ओहो सर, ये क्या हो गया? ये छोटा ही नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, देखेंगे। अब ज़रा देखो, ये इतना बड़ा, ये और थोड़ा बड़ा, ये छोटा उससे, ये और थोड़ा छोटा, ये देखो ये और छोटा। अब जो है ये 3 बराबर साइज़ के, ठीक है। अब इसके कोबाल्ट की मैं बात करूं तो कोबाल्ट देखो ज़रा, कोबाल्ट है सिर्फ 116। अरे ये क्या हुआ? छोटा होना चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर आ गया। ओहो, परेशानी आने वाली है। अब देखो 115, लेकिन आगे देखो 115 के बाद 117। सर छोटा होना चाहिए था, ये तो बड़ा हो गया। ये क्या किया आपने? कोई बात नहीं सर, मैंने नहीं किया, ये ऊपर से ऐसे ही होकर आया था, ठीक है। जिंक की बात करेंगे जी, 125। सर कैसी गड़बड़ी चल रही है ये? कहीं 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 छोटा ही नहीं हो रहा, आखिर में आते आते तो बढ़ना शुरू हो गया। अरे कन्फ्यूजन क्रिएट हुई क्या? कन्फ्यूजन, फिर एक्सेप्शन। अरे बच्चों, एक्सेप्शन बाद में लिखा करो, पहले सुन लिया करो। एक्सेप्शन है, मैं जानता हूँ एक्सेप्शन है, लेकिन रीज़न भी तो होगा ना। देयर इज़ एक्सेप्शन, मोस्टली वो चीज़ें होती हैं जिनका हम रीज़न ना दे पाएँ, ठीक है। एक्सेप्शन बोलो, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन है, लेकिन इतनी आसानी से मत बोलो ना कि सर ये नहीं हुआ तो एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन का भी रीज़न होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सर क्या रीज़न है। अरे कन्फ्यूजन क्रिएट हुई सब माइंड में, है ना, कि सर मतलब डिक्रीज होना चाहिए, ये क्या 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 गड़बड़ी हो गई है अचानक से, ठीक है। आओ देखो, ठीक है भाई, एटॉमिक रेडियाई किसी भी एक नॉर्मल सीरीज में डिक्रीज होना चाहिए एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब बीच में आते हैं, बीच के रास्ते में आते हैं, यहां से इस पे स्टार्टिंग में तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बीच के रास्ते में डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन बड़ा ही स्लोली डिक्रीज हो रहा है। देखो यहां से यहां तक बड़ा ही स्लोली डिक्रीज हुआ, 122 से 117, 117, 117, 116, 115, कितनी मुश्किल से, कितना कितना स्लो स्लो छोटा हो रहा है। इसका क्या रीज़न है, ठीक है। अब इसका रीज़न पहले लिख लो, ठीक है, इसका रीज़न पहले लिख लो, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। एटॉमिक रेडियाई इन अ पर्टिकुलर सीरीज एक सेकेंड, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं उसको, 1 सेकेंड। Atomic radii in a particular series decreases with increase in atomic number, but this decrease in atomic radii becomes smaller after midway. Actually, initially, in increase in atomic number, the positive nuclear charge increases with attracts the valence shell cloud. Hence, size contracts. But as incoming electron enter to penultimate shell or the second last shell, hence these add inner d electrons, shield most out. एक सेकेंड, इससे पहले आप कहो कि सर स्लोली बोलिए, मैं बता दूं वॉइस टाइपिंग कर रहा हूं ताकि आपको डायरेक्टली मिल जाए। second last shell, hence ओके देखो, एटॉमिक रेडियाई किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में डिक्रीज होता है जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। भाई यहां तक तो हमारी सारी बात क्लियर है, यहां तक तो हमारी सारी बात क्लियर है। लेकिन ये जो डिक्रीज है एटॉमिक रेडियाई में, स्मॉलर हो जाता है आफ्टर मिडवे, ठीक है, आधे में आने के बाद स्मॉलर हो गया। क्यों? असल में स्टार्टिंग में जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था तो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ रही थी और साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। यहां तक नॉर्मल बात है जी, सबको मालूम है।
लेकिन जब आपको मालूम है बच्चों कि यहां से यहां स्टार्टिंग में जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हम भर रहे हैं वो 4s में भर रहे हैं या 3d में भर रहे हैं, जरा बताओ जल्दी जल्दी। अरे 4s में भर रहे हैं या 3d में भर रहे हैं? वेरी गुड भाई। ये तो देखो, मैं जो आप कह रहे हैं सर रिपीट, तो ये तो सिंपल सी बात है जी। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो जाएगा। ये बात मैंने बोली है वहां तक। लेकिन अब मैं एक नया सवाल पूछ रहा हूं बच्चों, मैं जो इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, इन सब में जो नया इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं वो 3d में भर रहा हूं, 4s में भर रहा हूं? बच्चे कह रहे हैं सर 3d में आप भर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, मैं 3d में ही भर रहा हूं। ऑब्वियसली यार 3d में भर रहा हूं, d1 d2 d3 ऐसे ही तो आ रहा है सारा का सारा। अब देखो इलेक्ट्रॉन में बाहर भाई 4s, कितना ही इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भर दूं रहेगा तो वो 4s ही रहेगा, तो वो बाहर ही। अरे यस और नो? कितना ही मैं उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर रहा हूं लेकिन एट द एंड रहेगा तो वो 4 का पार्ट, अरे वो 3 का पार्ट थोड़ी हो जाएगा। जब भी हम शेल की बात कर रहे हैं, ये 1 2 3 एंड 4, भाई 4s जो है वो 4s यहीं तो रहेगा, 3d फिर भी अंदर ही तो है। अब देखो बाहर वाला शेल होता है वैलेंस शेल और अंदर वाला शेल होता है पेनल्टीमेट शेल, यानी कि सेकेंड लास्ट शेल। अंदर वाला होता है सेकेंड लास्ट यानी कि पेनल्टीमेट शेल। इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो पेनल्टीमेट शेल के अंदर। अब पेनल्टीमेट शेल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इतने न्यूक्लियस को कवर कर जाएंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कौन सा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा? शील्डिंग। शील्डिंग का क्या मतलब है? वो न्यूक्लियस को बाहर के इलेक्ट्रॉन से प्रोटेक्ट कर रहा है जी, शील्ड कर रहा है। और शील्ड का क्या मतलब हो गया? शील्ड का मतलब हो गया जो न्यूक्लियस है बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अपना असर नहीं दिखा पाएगा। और अगर ये अपना असर नहीं दिखा पाएगा तो क्या अट्रैक्ट कर पाएगा ढंग से? क्या ढंग से अट्रैक्ट करेगा जी? अरे अगर शील्डिंग कर दी मैंने, 3d के इलेक्ट्रॉन ने शील्डिंग कर दी, अरे कवर कर दिया जी, तो क्या न्यूक्लियस अपना असर दिखा पाएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन पे ढंग से? नहीं दिखा पाएगा। और अगर ये आखिरी इलेक्ट्रॉन पे अच्छी अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, भाई इसके अंदर थोड़ी सी अट्रैक्शन, इसके अंदर और कम अट्रैक्शन हो गई, यानी कि साइज तो छोटा होगा लेकिन थोड़ा कमी से छोटा होगा। जो साइज छोटा होना चाहिए था जिस हिसाब से, उस हिसाब से नहीं होगा। देखो इसीलिए 117 117 116 115 115 116 115 साइज छोटा तो हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस का अब उतना इफेक्ट नहीं रहा। हाँ भाई, डी की शील्डिंग पुअर होती है। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि सर डी की शील्डिंग तो बहुत पुअर होती है, लेकिन होती तो है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि शील्डिंग ही नहीं होती है ना। शील्डिंग पुअर होती है, वो एस और पी के मुकाबले में पुअर होती है। भाई मैं अमीर हूं या गरीब हूं, मेरे पास पैसे तो हैं ना, ठीक है, मैं अमीर हूं या गरीब हूं, जब मैं देखूंगा कि जब मैं किसी और से अपने आप को कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो वो पुअर शील्डिंग का जब कंसेप्ट आएगा तो वो जब आएगा जब हम रिलेटिवली दूसरी चीज़ों से उसको कंपेयर करेंगे। अभी शील्डिंग तो है ना, मैं मानता हूं पुअर है, शील्डिंग तो आ गई। भाई सिंपल सी बात, मैं देखो दोबारा बोल रहा हूं इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन ये है कि सर स्टार्टिंग में जब हम डी का जब एटॉमिक रेडियाई देख रहे थे तो वो नॉर्मली छोटा हो रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो स्लाइटली स्मॉल होने लगा। ठीक है, स्लाइटली स्मॉल होने लगा। अब ये स्लाइटली स्मॉल क्यों होने लगा? सर इसलिए होने लगा कि आप जब अंदर वाले में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो अंदर वाले के अंदर जो डी है तो वो डी तो और ज़्यादा शील्ड कर लेगा ना बाहर के इलेक्ट्रॉन से। और जब वो शील्ड कर लेगा, शील्ड होता रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, जब इतनी सारी शील्डिंग हो गई तो एट द एंड न्यूक्लियस का बाहर के इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट कम होने लगेगा। और वो कम होने की वजह से साइज छोटा तो होता है लेकिन रिलेटिवली कम छोटा होता है। यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां तक सबके बात समझ में आई? ठीक है, पूरा रीजन मैं लिख देता हूं, पेनल्टीमेट शेल ऑफ द सेकंड लास्ट। Hence, these added inner d electrons shield the outermost s orbital electrons because of their shielding effect.
लो जी, अब मैंने इसका रीज़न भी लिख दिया यहाँ पर नीचे कि प्यारे बच्चों, आप जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हो तो पेनल्टीमेट में भर रहे हो ना, जिसकी वजह से डी इलेक्ट्रॉन शील्ड कर लेंगे आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल को, इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं। ठीक है, hence as inner d electrons increases, the shielding or the screening effect increases. This neutralizes the effect of increased nuclear charge due to the increase in the atomic number to the certain extent. That is why the atomic radii decreases but quite slowly. अरे रीज़न समझ में आ गया जी सबको? क्या सबको रीज़न समझ में आ गया? अब तो पूरा रीज़न लिख भी दिया। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन लिखा है जी, ये इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अरे भाई आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ा जाए? अरे जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, आगे भी बढ़ो। Am I audible to everyone? हाँ सर, स्क्रीनशॉट ही नहीं सर, स्क्रीनशॉट नहीं, एसएस नहीं हो रहा, ऐप रेस्ट्रिक्शन। ओके ओके ओके, ऐप रेस्ट्रिक्शन है, कोई बात नहीं, ऐप रेस्ट्रिक्शन है। देखो कोशिश क्या करो कि क्या नाम है कि जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, जब लिख लो तो मुझे बता देना सर जिंक का एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ा, फिर वो अभी बात करेंगे। अभी जिंक का एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ा, अभी तो हमने आधी बात करी है ना। अभी तो हमने देखो पूरा जो डी ब्लॉक है, पूरा जो डी है वो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है ना। देखो पहला पार्ट तो हो गया, ये पहला पार्ट तो ये हो गया जहाँ पर अच्छे से डिक्रीज़ हो रहा था, फिर आया बीच का पार्ट जहाँ पर स्लोली डिक्रीज़ हो रहा था। अब मैं आऊँगा आखिर वाले पार्ट पे कि सर अब बढ़ क्यों गया। मैंने पहले पार्ट का रीज़न दे दिया आपको स्टार्टिंग के, इसी के अंदर जो स्टार्टिंग में जो मैंने रीज़न दिया वो इसी के अंदर दे दिया। बीच के अंदर स्लोली क्यों डिक्रीज़ हो रहा है मैंने उसका भी रीज़न दे दिया। अभी मैं तीसरे रीज़न पर आऊँगा। ठीक है, अभी ये जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद नोट कर लो तो बता दो, उसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर क्या नोट कर लिया जी सबने? क्या सबने नोट कर लिया बच्चों? ओके ओके, ठीक है। बढ़िया, आओ जी। अब देखो, अच्छा एक चौथा रीज़न भी मैं आपको दूंगा। मैंने पहला रीज़न तो सिंपल सी बात है जी, ये तो डिक्रीज़ हो रहा है, ये तो पहली बात। दूसरी बात ये कि सर ये स्लाइटली डिक्रीज़ हो रहा है, इसको ना ऐसे कर लो, इस वाले को हटा लो। पहली बात तो ये है कि सर ये ऐसा क्यों है, ये नॉर्मली डिक्रीज़ क्यों हो रहा है। दूसरी बात सर ये स्लोली डिक्रीज़ क्यों हो रहा है। तीसरी बात ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। चौथी बात ये सर ये इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा या डिक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा। ये 4 बातें हो गई। ठीक है, पहली बात तो नॉर्मली डिक्रीज़ हो रहा है, दूसरी बात हमने क्या कही, स्लाइटली डिक्रीज़ हो रहा है, तीसरी बात ये सर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, और चौथी बात ये सर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा।
हम ये 4 मेन बातों पे बात करेंगे। 2 बात हम कर चुके हैं, अब हम तीसरी बात पे आते हैं कि सर डिक्रीज क्यों हो रहा है। बच्चों देखो, याद ध्यान रखो ध्यान से, कॉपर और जिंक की बात करो। कॉपर और जिंक के अंदर बच्चों देखो अच्छे से, कॉपर और जिंक, ओके अच्छी बात है सर, क्या देखें लेकिन उसमें ये देखो कि देखो कॉपर और जिंक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है भाई। इसके अंदर भी 3d10, इसके अंदर भी 3d10, अरे हाँ या ना, ठीक है, इसके अंदर भी 3d10, इसके अंदर भी 3d10। अब क्या करें सर, इसके अंदर है हमारा 4s2, इसके अंदर है मेरा 4s, सॉरी इसके अंदर 4s1, इसके अंदर 4s2, ओके। ये क्या हो रहा है सर, क्यों बढ़ गया? बच्चों याद रखो, इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन इतने आ गए, इतने आ गए, इतने आ गए, और पेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इतने सारे आ गए कि वो ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हो जाएगी भाई। 3d10 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, जिसकी वजह से साइज छोटे होने के बजाय बढ़ जाएगा। याद रखना हमेशा, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन आ जाती है ना, साइज बढ़ जाता है। आपको याद होगा फ्लोरीन के बारे में मैंने बताया था, F2 माइनस के, F माइनस के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन आ जाता है। तो याद रखना जी, कॉपर और जिंक के अंदर जो हम रीज़न लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन लिखेंगे भाई। इसको भी मैं ऐसे ही लिखवा दूं तो बता दो, लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। At the end of each series or period, there is a slight increase in atomic radii because near the end of the series, due to the presence of the number of the paired electrons, increased electron-electron repulsion between the added electron in the same orbital, ठीक है, which are greater than the attractive force due to the increase in the nuclear charge. This results in the expansion of the electron cloud and the atomic radii increases at the end of the series. हाँ जी, तो देख लेते हैं एक बार। एट द एंड ऑफ द सीरीज ऑफ पीरियड देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, बिकॉज नियर द एंड ऑफ द सीरीज, series due to the presence of the number of the paired electrons increased, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन 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 रिपल्जन, एक मिनट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, it electron electron repulsion increases between the added electron in the same orbital, ठीक है, उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इंक्रीज हो जाएगा जिसके अंदर हम सेम ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं, विच आर ग्रेटर देन द अट्रैक्टिव फोर्स, जो वो, अच्छा अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न, मेन रीज़न ये है कि जो हमारी वो रिपल्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है अट्रैक्टिव फोर्स के, न्यूक्लियस जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड कर जाएगा और हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा एट द एंड ऑफ द सीरीज। अरे समझ में आई बात? क्या ये बात सबके समझ में आई? अरे भाई, इज इट क्लियर नाउ?
6% लोग कह रहे हैं कि सर हमें नहीं समझ में आई, यानी कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो ये कह रहा है। कोई बात नहीं, जो दोबारा बता देते हैं। भाई सीरीज़ के एंड में, जब सीरीज़ के आखिर में हम आ जाते हैं तो भाई नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं ना, कितने सारे 3d10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3d10 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी कि इतने सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे भाई आप जानते हो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। जब इतनी सी जगह में इतने सारे इलेक्ट्रॉन आप भर दोगे तो एट दी एंड क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब वो उसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल कर जाता है। अब रिपेल तो करेगा, कोई बात नहीं। अब ये रिपल्जन इतना बढ़ जाता है कि न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन पर असर इतना नहीं दिखा पाता। ठीक है, तो इस वजह से जो साइज होगा हमारा ऑर्बिटल का बढ़ जाएगा। हेलो, हाँ भाई, अबे क्लास ले रहा हूँ यार, अभी रुक कॉल करता हूँ। ठीक ठीक। हाँ जी, तो बात समझ में आई? अरे अब तो जिसके नहीं आई थी उसके भी आ गई ना भाई। आगे बढ़ें क्या? हम आगे बढ़ सकते हैं या तुम लोग जवाब नहीं देते हो? ओके ग्रेट, चलो भाई, हमने ये वाली बात भी कर ली, ये बात भी हो गई हमारी, ये वाली बात भी हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली बात रह गई कि सर ये स्लाइटली साइज ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हुआ होगा इसमें क्रोमियम मैंगनीज और आयरन में। सोचो ज़रा। चलो अभी उसका छोड़ो, मैं कहता हूँ कि देखो मैंगनीज जो है मेरा, ये मेरा होता है D5 और ये है मेरा D6। इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर सिर्फ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके अंदर एक पेयर है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ज़रा सोचो इस पेयर की वजह से क्या कुछ हो सकता है? भाई मैंने बताया था, वे पेयर की वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हो गई थी ना। अरे यस और नो, यहाँ पर पेयर आना शुरू हो गया। पेयर आने की वजह से थोड़ी सी रिपल्जन भी होगी। अच्छा, अट्रैक्शन भी हो रही है और रिपल्जन भी हो रही है। इस अट्रैक्शन और रिपल्जन की जो बात है वो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बराबर हो जाएगी, जिस वजह से साइज पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? लिखवा तो मैं दूंगा। यहाँ पर अट्रैक्टिव और हाँ एग्जैक्टली नेट इफेक्ट जो है वो जीरो हो गया। जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्जन। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ। मैंगनीज है और आयरन है। मैंगनीज में मान लो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है हमारा 25, आयरन का 26, तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अरे हाँ या ना, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया लेकिन आयरन में तो एक क्या नाम है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो उसकी वजह से जितना न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ा था उतनी ही रिपल्जन भी बढ़ गई। तो वो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन भी बढ़ गई और उतनी ही रिपल्जन भी बढ़ गई। एट द एंड मामला जीरो आ गया, नेट इफेक्ट जीरो हो गया। इसीलिए आयरन और मैंगनीज का एटॉमिक रेडियस बराबर होता है। अरे बात समझ में आई बच्चों? देखो यहाँ कितने सारे नए नए कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है जी? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने की, ज़्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है जी? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग क्रिएट हो जाती है, अंदर वाला ऑर्बिटल बाहर के ऑर्बिटल को शील्ड कर लेता है न्यूक्लियस के इफेक्ट से। दूसरा हमने पढ़ा कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगा जी, क्लाउड इंक्रीज हो जाएगा। हमने ये भी पढ़ा। उसके बाद हमने न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट पढ़ा जी, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। कितने सारे हमने नए कंसेप्ट पढ़े। ठीक है, तो यू हैव टू स्टडी दैम। आपको ये इफेक्ट्स याद रखने हैं क्योंकि रीज़न यही होगा, सवाल चाहे कुछ भी आ जाए। अब बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको मैंगनीज और आयरन के बारे में बता दिया। ठीक है, मैंगनीज और आयरन के बारे में बता दिया। अब सबको मालूम है कि मैंगनीज और आयरन के बारे में अगर मैंने आपको बता दिया तो टेक्टियम और रूडियम का सवाल पूछूंगा तो क्या जवाब दे दोगे? अरे क्या जवाब दे दोगे? तो सिंपल सी बात है भाई, सर वही रीजन होगा, बिल्कुल वही रीजन होगा। यस, ग्रेट, वेरी गुड।
ऐसे ही मैंने आपको क्रोमियम और कॉपर के बारे में बता दिया बच्चों, उसके अंदर 3D 4s1 और 3D 5 होता है और कॉपर के अंदर 4s1 और 3D 10 होता है। अब अगर मैं आपसे न्यूबियम और सिल्वर के बारे में पूछूंगा तो क्या जवाब नहीं दे पाओगे? अरे क्या जवाब देने में परेशानी होगी बच्चों? बिल्कुल नहीं होगी। अरे आसानी से जवाब दे दोगे सर, वहां पर आपका क्या नाम है 4s1 और 3 और क्या नाम है 3D 5 हुआ करता था क्रोमियम में, लेकिन मोलिब्डेनम में नीचे आ जाओ जी 5s1 4D 5 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ याद रखना बच्चों कि एक के बारे में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप नीचे सबके बारे में उसमें अप्लाई कर दो, सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे जी, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, याद देखो, एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास जो ये ZR है, जर्कोनियम, ZR जर्कोनियम और हॉफनियम, इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इनका साइज ऑलमोस्ट, अरे कैसा होता है जी? सिमिलर होता है। सर ऑलमोस्ट सिमिलर, ऊपर से नीचे गए तो शेल बढ़ गया, और जब शेल बढ़ गया तो क्या हो गया? साइज बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन देखो यहां पर इफेक्ट आएगा, यहां पर क्या इफेक्ट आएगा बच्चों? आपको मालूम है इस जगह से और इस जगह से F शुरू हो जाता है, और हॉफनियम में F होगा, और F की शील्डिंग D के मुकाबले अच्छी होती है पुअर होती है? अरे अच्छी होती है पुअर होती है? पुअर। इसका मतलब ये हॉफनियम में पुअर शील्डिंग इफेक्ट है F का, जिसकी वजह से शील्डिंग नहीं होगी तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर ज़्यादा होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, और ज़्यादा श्रिंक होने की वजह से जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सारी बात सर कंसेप्ट आना चाहिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई सब क्लियर है? ग्रेट। देखो केमिस्ट्री को एंजॉय करके पढ़ा रहा हूँ, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं जी? आर यू एंजॉइंग द केमिस्ट्री? कोई बोर हो रहा है? ठीक है, केमिस्ट्री को एक वो मत बनाओ कि जी हाँ हमारे दिमाग ख़राब हो गया सर, ये क्या कह दिया आपने। नहीं, हर चीज़ का रीज़न होता है, और रीज़न को भी मज़े लेके पढ़ो, इट विल बी फाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो जी, हम कहाँ पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे, हमने तीनों, हमने, हाँ जी, हमने चारों रीज़न दे दिए थे। हम खुश हो गए थे कि सर हमने एटॉमिक साइज़ की जो एटॉमिक रेडियाई थी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। चार हमारे मेन खराबियाँ आ रही थी, हमने चारों पार्ट को बहुत बढ़िया करके क्लियर कर दिया, ठीक है। चलो जी, लो जी लो, वो जो सवाल मैंने पूछा था अगला सवाल वही है आपके लिए। अगला सवाल ये है, एज वी नो दैट ऑल्दो द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एज वी नो दैट 4D एंड 5D, 4D या 5D है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन असल में देखा जाता है कि सीरीज के एलिमेंट का साइज तो सेम है, जैसे मैंने बताया जर्कोनियम और हफनियम का, ठीक है। मतलब ये है, अगर मैं 3D की बात करूँ, 3D की बात करूँ, 4D की बात करूँ, 5D की बात करूँ, तो साइज़ होना चाहिए था कि जी सर ये है, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा। लेकिन देखा क्या गया, 3D तो चलो छोटा है, लेकिन 4D और 5D तो बराबर बराबर है। क्यों है जी? सिंपल सी बात है जी, 3D के अंदर कौन सा क्या होता है? 3D के अंदर क्या होता है, एक सेकंड, हाँ 4D और 5D के अंदर क्या क्या होता है? 4D के अंदर F नहीं होता, 5D के अंदर F आ जाता है। F के अंदर देखो, याद रखना, F जहां भी आ गया, F जहां भी आ गई तो पुअर शील्डिंग, और उस पुअर शील्डिंग की वजह से F ऑर्बिटल की जो हमारा 5D के अंदर, 5D के देखो 4s में 3D आ रहा था, गौर से सुनना, 4s में 3D आ रहा था। तो ज़रा देखो 4D के अंदर, वो सॉरी 5D के अंदर कौन सा F आएगा? एक और कम कर लो, तो 5D के अंदर मेरा 4f आ जाएगा। तो अगर मैं 4f की बात करूं, 4f की बात करूं, वेरी गुड, 4f की बात करूं, 4f वाले एलिमेंट्स को लेंथेनाइड्स बोलते हैं। और इन लेंथेनाइड्स में नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन होता है जी, नॉर्मली साइज से और छोटे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। और ये क्यों होता है जी? सिंपल सी बात है, एफ है,
पुअर शील्डिंग होगी, पुअर शील्डिंग की वजह से, सिंपल सी बात। अरे बात समझ में आई? ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके कूल, आगे आते हैं। एटॉमिक रेडियस का आखिरी धागा हम खोलने जा रहे हैं कि सर हमारे पास था आयरन और आपके दोस्त के पास था आयरन 2+। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये बता दो इसमें से छोटा साइज किसका होगा, आयरन का या आयरन 2+ का? मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, इसमें बताना। बताओ जल्दी से। ये पोल बड़ा डिसबैलेंस हो रहा है कभी 71 की तरफ गया, कभी 63 हो गया, अरे 50-50 हो गया अब तो। ओहो, Fe2+ बढ़ गया। 3 सेकंड रह गए, 2 सेकंड, 1 सेकंड, ओके टाइम ओवर। 56%, 56% लोग कह रहे हैं सर Fe2+ है और 44% कह रहे हैं सर Fe है। आओ देखते हैं क्या सीन है। बच्चों याद रखना, ये नॉर्मली Fe है, ये Fe2+ है। जिस भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस भी एटम पे, आंखें बंद करके बोल रहा हूँ जी, इसका मतलब ये आपको भी आंखें बंद करके याद कर लेना है, रीज़न भी बताऊंगा, डोंट वरी। आंखें बंद करके इस चीज़ का जाप कर लो कि अगर किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो अपने एटम से साइज छोटा कर जाता है, छोटा कर जाता है जी। इट विल डिक्रीज द साइज ऑफ द एटम, ऑफ द, मतलब आयन जो बनता है पॉजिटिवली चार्ज, उसका साइज छोटा हो जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। वो बड़ा क्यों होता है जी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से। और छोटा क्यों हो जाता है? छोटा इसलिए होता है, जो न्यूक्लियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, देखो पहले जो था, पहले 26 प्रोटॉन 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन पे जोर लगा रहे थे। अब 26 ही प्रोटॉन है लेकिन सिर्फ 24 इलेक्ट्रॉन पे अपना जोरा दिखा रहे हैं। तो कौन अपना जोरा ज़्यादा अच्छे से दिखा सकता है? ये तो बराबर बराबर की लड़ाई है भाई। यहाँ पे प्रोटॉन की ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गए बेचारे, तो हुआ क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, और ये ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से साइज श्रिंक कर जाएगा जी, छोटा हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं आपके, वो सारे के सारे छोटे होते हैं एज कंपेयर टू देयर एटम्स। अरे बात समझ में आई? अरे इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके जी बोलिए। ऐड हो गए तो फिर साइज तो और डिक्रीज होनी चाहिए। हाँ तो साइज डिक्रीज तो कह रहा हूँ मैं, क्या इलेक्ट्रॉन ऐड हो ये गए? सर अगर जैसे 26 से भी ऐड हो। 26 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो मैंने बताया ना, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो इंटर जी सर। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। ओके ओके सर। जी, याद रखना, नॉर्मल से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिस वजह से साइज छोटा हो जाता है। अरे सबके समझ में आया प्यारे बच्चों? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, शैल वी प्रोसीड? ओके ग्रेट, बस एक यस आया मेरे पास, मतलब सबको डाउट है अभी भी? अरे क्या अभी भी डाउट रह गया बच्चों?
ग्रेट, 100% लोग कह रहे हैं हमें समझ में आ गया सर, हम आगे बढ़ सकते हैं। कूल, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे जी। पहली पढ़ी हमने एटॉमिक रेडियाई, दूसरी पढ़ेंगे हम मेटालिक कैरेक्टर। देखो, याद रखना बहुत अच्छे से, बहुत आंखें खोल के, दिमाग खोल के, कि मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं वो डिफाइन करता है हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर, ये कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स सारे के सारे मेटालिक होते हैं। ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर मेटालिक, पहली बात। दूसरी बात, सारे के सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, Hg। मरकरी के अलावा सारे के सारे सॉलिड होते हैं। ये सारे के सारे हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, सारे के सारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होती है। मतलब वही सारे कैरेक्टर हैं जो मेटल के होते हैं, जो हमने क्लास 8th 9th में पढ़े थे। मेटल के जो जो कैरेक्टर पढ़े थे हमने, सारे होते हैं। लेकिन हार्डनेस की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ जो वो हमारा मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों होता है बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है, करेंगे भी। ठीक है, आओ जी, अगला एक सवाल है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या, एक नॉर्मल सवाल है कि मेरे पास क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन आर वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं जी क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन। लेकिन वेराज जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आर सॉफ्ट। भाई रिलेटिवली ये सॉफ्ट होते हैं। पहली बात देखो, क्वेश्चन तो है, बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स दिए हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन ये हैं, और जिंक, कैडमियम, मरकरी, जरा देखो फर्क कहां है। क्या कोई ऐसा फर्क दिख रहा है जो इन एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स में हो? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा फर्क दिख रहा है जो कि इन एलिमेंट्स में हो? पीरियोडिक टेबल ले आते हैं एक बार, है ना, फिर अच्छे से फर्क देखना। देखो, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम ये यहाँ है, और जिंक, कैडमियम, मरकरी यहाँ है। अब ज़रा प्यारे बच्चों मुझे जल्दी जल्दी बताओ, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन में NS और N-1D कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी जल्दी बताना। यहाँ NS और N-1D। भाई इसके अंदर NS1D5, NS2 और D10। गौर से देखो इन एलिमेंट्स को, इसके अंदर सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वाह भाई वाह, इसके अंदर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और क्वेश्चन कह रहा है क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन जो होता है कैसा होता है जी? हार्ड। इसका मतलब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी हार्डनेस ज़्यादा, और जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे पेयर्ड हैं भाई, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कम पेयर्ड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो यानी कि सारे के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले सॉफ्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात, एक रिलेशन हम इससे मालूम कर सकते हैं कि हमारा प्यारा प्यारा एक रिलेशन है जो हमारे मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि भाई मेटल्स हैं, एक दूसरे से जो बॉन्ड बनाएंगे, भाई सिंपल सी बात है, हार्डनेस का क्या मतलब हो गया? एक मेटल दूसरे मेटल से अच्छा बॉन्ड बनाया हुआ, यानी कि हाँ बहुत बढ़िया मेटालिक बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, किसके? हार्डनेस की। ठीक है, अब हार्डनेस की तो ये तो सिंपल सी बात है,
ठीक है, लेकिन जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो मेनली डिपेंड करेगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी जी। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग, उतनी अच्छी स्ट्रेंथ, यानी कि उतना ज़्यादा हार्ड। बच्चों रीज़न समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन का आंसर कर लोगे? क्या इस क्वेश्चन का आंसर अब कर लोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। 4 यस आए बस मेरे पास। अरे भाई अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, सर समझ में नहीं आया, दैट्स इट। चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं फिर से। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। वापस से हम पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एटॉमिक साइज, दूसरी हमने पढ़ी मेटालिक कैरेक्टर, अब तीसरी हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ट्रांजिशन मेटल्स में। पहली बात कि उसके बीच का मेटालिक बॉन्ड कैसा है, और दूसरी बात उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कितनी है। एटोमाइजेशन मैं बताऊंगा क्या कहते हैं, क्या मतलब है उसका, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? एक सेकेंड सर, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो? बहुत बढ़िया बात, अच्छा सवाल पूछा है कि सर जिंक इलेक्ट्रॉन आखिर लूज क्यों करेगा। देखो क्यों करेगा, आपको मैंने बताया कि 3D। अतीब ताहिर एक काम करो, आप अपना माइक ऑन करो, मतलब हैंड रेज करो, आई विल अलाउ यू टू ओपन योर माइक। ओके, आपने मुझसे पूछा है सर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो बहुत बढ़िया सवाल है। आप मुझे एक बात बताओ, जिंक का और कॉपर का साइज बड़ा क्यों हुआ करता था? क्योंकि उसके जिससे अंदर डी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे थे, जी और डी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन हो गई थी, यस सर। है ना। अब एक बात बताओ बेटा, अगर डी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो क्या वो शील्डिंग क्रिएट करेंगे? नो सर। सोचो दोबारा, ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन, डी पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा शील्डिंग होगी ना, ठीक है। उतनी ज़्यादा तो सर शील्डिंग पुअर शील्डिंग भी तो क्या? पुअर शील्डिंग भी तो आएगी ना नहीं सर, डी की देखो, मैंने फिर कमी। वही बात, कोई भी चीज़ रिच है या पुअर है वो कब बात करेंगे, जब हम रिलेटिव बात करेंगे, किसी से रिलेट करेंगे उसे, किसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। वो पुअर शील्डिंग है या नहीं है वो बात की बात है, शील्डिंग तो आ गई ना। आप ये सोचो ना, मैं बात करूं टाइटेनियम की और दूसरी बात करूं जिंक की, तो बात तो डी की हो रही है ना। अब आप कैसे कह दोगे बेटा कि सर टाइटेनियम के अंदर पुअर शील्डिंग है या जिंक के अंदर पुअर शील्डिंग है? जब बात ही डी की हो रही है तो आप पुअर क्यों कहोगे उसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो शील्ड हो जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा बाहर के इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन से, जिस वजह से जिंक आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। ओके, यस सर। ठीक। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट, और किसी का कोई सवाल? एवरीथिंग इज गोइंग गुड? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। देखो, याद रखना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा दो पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। पहली बात हमारा फर्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, और दूसरा हाई
एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। ठीक है, आओ एक बार पूरी सीरीज लिख लेते हैं ताकि हमें कन्वीनियंट रहे। ज़रा जल्दी जल्दी सीरीज़ को, आप आई नो कि माइक नहीं खोल सकते, लेकिन अपने आप जैसे जैसे मैं बोलता रहूँ मेरे साथ साथ रिपीट करते रहो ताकि सीरीज़ याद भी हो जाए। सबसे पहले हमारा आता है स्कैंडियम, फिर आता है मेरा टाइटेनियम, फिर आता है मेरा क्रोमियम, फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। आओ देखो, याद करो अच्छे से। स्कैंडियम यानी कि 4s2 3d1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम 4s2 3d2, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम रखना भूल गए। यहाँ पर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम के अंदर तो भैया देखो 4s1 और 3d5, छः अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वाह भाई वाह। मैंगनीज 4s2 3d5, पाँच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयरन के अंदर देखो गौर से, अब 4s2 3d, अरे 3d6, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे आ जाओ फिर, कोबाल्ट यहाँ पर 4s2 3d7, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निकेल 4s2 3d8, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि वो 4s1 और 3d10। और यहाँ तो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले बड़े, ठीक है, उसके बाद घटने शुरू हो गए भाई। इट विल फर्स्ट इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना? याद करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड अच्छा होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा बच्चों, फिर वही बात, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अरे यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर अभी तक मैंने जो बोला है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी बात है भाई, इसका रीज़न आप सिंपल सा लिख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट राइजेस अप टू द मिडिल ऑफ द ईच सीरीज। मिडिल तक राइज करता है मेल्टिंग पॉइंट बेशक, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। क्यों? दिस इज बिकॉज इन द 3D सीरीज अप टू द क्रोमियम तक, देखो क्रोमियम पे एरो बना हुआ है नीचे, द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं जी? इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा अच्छा होगा और मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा बढ़ेगा। कहाँ तक? क्रोमियम तक। लेकिन क्रोमियम से आगे आते वक्त पेयरिंग शुरू हो जाएगी, और इस पेयरिंग की वजह से क्या हो गया? पेयरिंग की वजह से क्या होगा जी? कोई बताओ ज़रा, पेयरिंग की वजह से क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होने लगेगी, और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा। ये वही बात है अभी जो क्वेश्चन हमने पूछा था ऊपर कि सर क्रोमियम की फैमिली और जिंक की फैमिली सॉफ्ट क्यों होती है और क्रोमियम की फैमिली हार्ड क्यों होती है, ये पूछा था ना मैंने। उसका रीज़न क्या है जी? सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया आपको। कंसेप्ट बहुत आसान है, ये है कि हम उसको किस तरीके से समझना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? क्या किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? आगे बढ़े। अरे कमेंट बॉक्स का यूज़ करना सीख लो बच्चों, कमेंट बॉक्स को यूज़ करा करो।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। लो जी, अब देख लो अच्छे से। ओके, देखो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर हम ये जानना चाहते हैं कि क्रोमियम के अंदर, तो देखो बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात ही कर रहे हैं हम, तो डी की बात कर रहे हैं अभी, डी की बात कर रहे हैं, सिर्फ डी की बात, ओनली डी। इसके अंदर भी 5 हैं जी अनपेयर्ड, इसके अंदर भी 5 अनपेयर्ड है, लेकिन मैंगनीज और मैंगनीज के नीचे हमारा आता है टेक्नीशियम, ठीक है। इन दोनों में देयर इज अ डिप, डिप का मतलब कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डिप, देयर इज अ डिप बिटवीन, यू विल फाइंड अ डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मैंगनीज एंड टेक्नीशियम, ठीक है। बोथ मैंगनीज एंड टेक्नीशियम हैव द डिप इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। क्या रीज़न है? देखो असल में क्रोमियम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर भाई 4s1 3d5 सारे के सारे अनपढ़ इलेक्ट्रॉन, 6 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन, इसलिए बहुत हार्ड है। लेकिन मैंगनीज के अंदर देखो हुआ क्या, D5 है मेरा, D5, ठीक है। इसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको पता है जी स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो अच्छा एक बात बताओ, क्रोमियम, ये वाला क्रोमियम और ये वाला मैंगनीज, इसमें 4s1 है और इसमें 4s2 है, 3d5 दोनों में। तुम ज़रा एक बात बताओ, मैंगनीज ज़्यादा स्टेबल होगा या क्रोमियम ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से? उस पर 4s1 है, उसमें 4s2 है। सिंपल सी बात है जी, 4s2 वाला ज़्यादा होगा फुल्ली फिल्ड, है ना, 4s2 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 4s2 और 3d5, 4s2 एंड 3d5, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से जो 3d5 है ये 3d5 जो है ये टाइटली बाउंड हो जाएंगे न्यूक्लियस से, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी वजह से टाइटली बाउंड हो गए न्यूक्लियस के साथ, तो क्या वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं जी, पूरे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देयर इज अ डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द मैंगनीज, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मैंगनीज, इट हैज द ग्रेटर स्टेबिलिटी. As a result, its 3d electrons are more tightly bounded to the nucleus of the manganese. This results in the, अच्छा जब भी टाइटली बाउंडेड हो जाएंगे, जब टाइटली बाउंडिंग की वजह से ना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, एटम के अंदर ही अंदर डीलोकलाइज हो जाते हैं। और जब डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, डीलोकलाइजेशन किसकी वजह से होती है? टाइटली बाउंडनेस की वजह से। जितने ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे, तो सिंपल सी बात है, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे न्यूक्लियस पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, और डीलोकलाइजेशन होने की वजह से मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ये बॉन्ड नहीं है जी, ये बाउंड है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात समझ में आई बच्चों? अरे भाई, यहां तक बात समझ में आ गई?
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओके ओके, आगे आते हैं भाई। चलिए, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी याद रखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल्स। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाउ विल यू डिफाइन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, ज़रा बताओ जल्दी से। अरे आयनाइजेशन एंथैल्पी भूल गए क्या? हाँ जी, कितनी एनर्जी सप्लाई की जाए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिटल, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन द गैशियस आइसोलेटेड एटम, वेरी गुड, गैशियस आइसोलेटेड एटम के अंदर, मतलब किस हिसाब से उसको निकाला जाए, तो सिंपल सी बात है भाई, सब जानते हैं। पहले हमारा एस ऑर्बिटल आता है पीरियोडिक टेबल में, बीच में डी होता है, इधर पी होता है, तो सिंपल सी बात है जी, यहाँ से यहाँ जाते वक्त जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ती है, तो यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डी, इनकी डी की एस से ज़्यादा होगी लेकिन पी से कम होगी, ठीक है, एस से ज़्यादा होगी लेकिन पी से कम होगी। ठीक है, तो आओ ज़रा देखो, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, अब बात करते हैं डी के अंदर की। अभी हमने पीरियोडिक टेबल की बात करी, अब हम डी के अंदर आ जाते हैं, इस डी के अंदर बात करते हैं दोबारा से। अब अपनी सीरीज़ लिख लेते हैं, अच्छे से उसको याद कर लेना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जी ताकि सिर्फ याद हो जाए, इसलिए। कहाँ गई, हाँ ये है 631, 656, 650, 653, 717, 762, 758, 736, 745, 906। देखो जी, ये वैल्यूज़ हैं, देखो 631 हल्की सी बढ़ गई, ये कम हो गई, थोड़ी सी बढ़ी यहाँ पे, उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ बढ़ गई, उसके बाद और ज़्यादा बढ़ी, ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो 631, 656, 650, ठीक है, ये 653, 717, ठीक है, 762, ये और बढ़ गई, 758, 736, 745 और 906। कुछ ऐसा
ट्रेंड बन रहा है। क्या ये कुछ ट्रेंड टाइप लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं बीच में डिप है, ठीक है, काइंड ऑफ डिप्स हैं, ठीक है। लेकिन रिलेटिवली देखा जाए तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अच्छे से बाउंड हुआ है, किससे? न्यूक्लियस से, और जिस वजह से हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है। ये तो नॉर्मल जनरल ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन ये डिप्स क्यों है? व्हाट डू यू थिंक? कहीं पर नॉर्मली बढ़ रहा है, कहीं पर कुछ कम हो गया, कहीं कुछ हो गया। तुम्हें याद है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की गड़बड़ी? हाँ, डी ऑर्बिटल शील्डिंग। जितनी भी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो गड़बड़ी आ रही थी, क्या क्या थी? या तो इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल है वो शील्ड कर जाएगा, ठीक है, डी ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से ज़्यादा शील्डिंग हो जाएगी, ठीक है। उस वजह से देखो ये डिप क्रिएट हो गया, ठीक है। अरे याद है या नहीं? भाई सिंपल सी बात है, जो हमारा डी ऑर्बिटल है, ठीक है, जो हमारा डी ऑर्बिटल है, उस डी के अंदर शील्डिंग होने लगती है जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं। और यहाँ पर देखो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने लगे, देखो सिंपल सी बात है, आप सब जानते हो मैंगनीज के बाद आयरन की बात करते हैं, D6 है, D7 है, D8 है, तो यहाँ पर हमारी शुरू हो जाती है क्या? जब ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमारी शील्डिंग क्रिएट हो गई। अरे शील्डिंग क्रिएट हो गई जी, न्यूक्लियस इफेक्ट नहीं लगा पा रहा, किस पे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो ये वाला ये शील्डिंग क्रिएट होने की वजह से अट्रैक्शन, इसका जो रिलेटिव अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। और कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, यानी कि हमारा कम एनर्जी में भी काम चल जाएगा। इसलिए आयरन से कोबाल्ट जाते में या निकल जाते में आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम हो गई, ठीक है। रीज़न मैं आपको लिख दे रहा हूँ, एग्जैक्टली शील्डिंग ऑफ डी, रीज़न मैं आपको लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। As we move from left to right in a periodic table, increasing in the nuclear charge would tend to attract the outer electrons with greater force. Hence, ionization enthalpy is expected to increase. But in each transition element, the addition of each electron takes place not in the last shell, but in the penultimate shell or second last shell, which results in increasing the shielding effect. Hence, with increase in the electrons in the last shell, in the second last shell, the outer electrons are shielded more and more. Hence, the effect of the increasing nuclear charge is opposed by the additional shielding or the screening effect of the nucleus, as a result of which ionization enthalpy increases but quite slowly among the periods. ओके भाई, ये आ गया आपका रीजन। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। As we move from left to right in the periodic table, ठीक है, the increasing nuclear charge would tend to attract the outer electron with the greater force, ठीक है। Hence, the ionization enthalpy is expected to increase, ठीक है। But in each transition element, the addition of the electron takes place not in the last shell, but in the penultimate shell. Penultimate मतलब second last shell, which results in increasing the shielding effect with increasing the electrons. ठीक है, जब सेकेंड लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो शील्डिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड मोर एंड मोर, हेंस
the effect of increasing the nuclear charge is opposed by the addition of the additional shielding of the screening effect, by the additional shielding or the screening effect of the nucleus, as a result of which ionization enthalpy increases but slowly among the periods. लिख लो जी. लिख लेना जी, मैंने ग्रुप में भेज दिया है. ठीक है भाई, मिल गया होगा सबको ग्रुप में. आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए. ओके, चलें आगे बढ़ते हैं भाई. हाँ जी, तो एक और आखिरी बात कर लेते हैं आज के लिए, क्योंकि वी आर आज के लिए आखिरी बात कर लेते हैं. आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट मान लो. ठीक है, चलो. देखो, एक बात शायद आपको ऑलरेडी मालूम हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली भी होती है, दूसरी भी होती है, तीसरी भी होती है. सिंपल सी बात है. IE 1, IE 2, मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की कितनी एनर्जी दी जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कितनी एनर्जी दी जाए, वही IE 1, IE 2 होती है. ठीक है, तो क्वेश्चन है या फिर एक पार्ट ले लो या कुछ भी ले लो, जैसा आपका दिल करे, कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस कहाँ कहाँ आता है. देखो, क्वेश्चन ये आया है कि कॉपर और क्रोमियम में सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या IE2 लिख लो, इज एक्सेप्शनली
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसमें? क्रोमियम और कॉपर, एक्सेप्शनली वेरी हाई। क्यों? क्या लगता है जी, ऐसा क्यों होता होगा? व्हाट डू यू थिंक? जरा सोचो, कॉपर और क्रोमियम, ओहो, एक्सेप्शन वाले काम आ गए। एक्सेप्शन वाले काम का मतलब पहली इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एस के अंदर से निकल गया होगा कॉपर में, और क्रोमियम में भी एस में से निकल गया होगा। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो भाई डी को छेड़ना पड़ेगा। कॉपर के अंदर तो फुल्ली फिल्ड है, क्रोमियम के अंदर हाफ फिल्ड है, इसको तोड़ना क्या आसान है? अरे इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या आसान हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड में से। वेरी गुड, जिसने भी लिखा है फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड। देखो, क्वेश्चन जब भी आया करे उसके अंदर क्वेश्चन की रूट ढूंढो, कि जैसे क्रोमियम और कॉपर के बारे में बात करी गई है तो इसका मतलब क्रोमियम कॉपर में कुछ तो सिमिलर होगा। आपने पकड़ लिया सर, एक्सेप्शन वाली सीन है, 4s1 होता है दोनों में, और बाकी इधर फुल्ली फिल्ड और हाफ फील्ड होता है। बहुत बढ़िया, आधा क्वेश्चन सॉल्व, आधा क्या पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व। फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड की वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हाई होती है। अरे क्या ये बात समझ में आई आप सबको? क्या ये बात सबके समझ में आ गई? ओके भाई, 3-4 यस आए मेरे पास, बाकी सब तो बोल दें। हर बार पॉल क्रिएट करना पड़ेगा क्या? इस पॉल में सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका। क्लास के स्टार्टिंग में देयर वर 31 स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी हैव ओनली 18। अटेंडेंस ट्रैक होती है जी, सबकी अटेंडेंस कंप्लीटली ट्रैक की जाएगी कि कौन कितनी देर तक कितनी देर भाग गया और कितनी देर बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट योर अटेंडेंस। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है? लेकिन यहाँ तो कोई वही नहीं है, यहाँ तो ऐसा भी नहीं है ना कि जूम का सेशन एंड हो गया, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ये हो गया वो हो गया। देर आर ओनली 18 स्टूडेंट्स हेयर। ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, अपनी अपनी मर्जी है सबकी, डेमोक्रेसी है जी, क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो आज की क्लास का आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है जी? हमने सारी बातें कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है, वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ 5D ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ले लो, आर मोर देन दैट ऑफ 4D। ठीक है, गौर से देखना, 4D के जो हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और 5D की जो है, तो 5D की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है 4D से। क्यों? जबकि देखो, सबको पता है 4D ऊपर होता है, 5D नीचे होता है। 5D बड़ा हो गया, बड़े होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D की ज़्यादा है 4D से। क्यों? याद करो अपने पाप। कौन से पाप जो हम नहीं पढ़ पाए थे? क्या नहीं पढ़ पाए थे? अरे भाई 5D के अंदर 4F भी था। 4F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन थे। और F की शील्डिंग कैसी होती है भैया? अरे F की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर शील्डिंग होने की वजह से शील्डिंग ख़राब हो गई, और शील्डिंग ख़राब का मतलब ये हो गया कि हमने न्यूक्लियस का जो इफेक्ट था आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा हो गया,
पुअर शील्डिंग का मतलब यही तो है, ख़राब शील्डिंग का मतलब शील्ड नहीं कर पा रहा, शील्ड नहीं कर पा रहा, ज़्यादा इफेक्टिव है। तो न्यूक्लियस जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा ताकत, ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से रिलेटिवली 4 के जो हमारा 5D जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइटली बाउंडेड हैं एज कंपेयर टू 4D। ठीक है, जिस वजह से क्या हो गया जी, जिस वजह से अरे जब 5D के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाउंडेड हो गए पुअर शील्डिंग ऑफ F की वजह से, ठीक है, तो क्या हुआ, जब 5D के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड हो गए, क्या उन्हें निकालना आसान होगा? अरे क्या उन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? नहीं जी, मुश्किल से निकलेंगे। मुश्किल से निकलेंगे क्या मतलब? उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगा का क्या मतलब? आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। किसकी ज़्यादा होगी जी? जिसके अंदर पुअर शील्डिंग होगी। किसके अंदर पुअर शील्डिंग ज़्यादा है? 5D के अंदर ज़्यादा है। इसका मतलब 5D की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है रिलेटिवली 4D से ज़्यादा होगी। अरे भाई समझ में आई क्लास आज की? आज की क्लास में क्या किसी को कोई डाउट है? आज की पूरी क्लास में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें क्या किसी को कोई डाउट है? इज़ एवरीथिंग क्लियर? पूरी क्लास के लिए है ये, स्टार्टिंग से लेके अभी तक। इसके लिए एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दो क्या सबको सब कुछ क्लियर है? क्या अभी भी किसी का कोई डाउट रह गया है? क्या कोई परेशानी आ रही है डी ब्लॉक पढ़ने में? सर नोट क्लास में मिलेंगे यार, नोट्स का इंतज़ाम करता हूँ मैं, एटलीस्ट डी ब्लॉक के और पी ब्लॉक के लिए तो करना पड़ेगा। आई विल डू दैट। ठीक है, ठीक है। तो बाकी लोग कह रहे हैं कि सर हमें क्लास समझ में आई है, तो क्लास समझ में आई है तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है जी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीक नॉर्मली हमें क्लास होती है थर्सडे में, तो थर्सडे मुलाकात होती है। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट्स है तो आप अभी पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, डायरेक्टली पूछ सकते हो, या फिर यहाँ रख दो। ठीक है, सब क्लियर है तो यू कैन से क्लियर एंड से सलाम एंड हैव अ ग्रेट डे, और आई कैन स्टॉप द क्लास। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, टेक केयर, वालेकुम अस्सलाम।